सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सो आज है 19 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन होने तक की पूरी तैयारी करवाई जाती है। और यूपीपीसीएस का टॉप नंबर 1 बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैच से रिलेटेड डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। प्लस ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम पे चैनल है, जिसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया जाएगा कि कितनी तेजी से हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को जो है वो अचीव करने पर काम कर रहे हैं और क्या आज की डेट का स्टेटस है। बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको हमेशा बोलता ही हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, तो इसको तो अच्छे से याद करके रखना है। चलो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके कितने टारगेट्स हैं और उसके कितने इंडिकेटर्स हैं, बताओ। ये 3 चीजें मैंने आपको बोली थी याद रखने के लिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, इसके अलावा लाइट हाउस टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है। लाइट हाउस क्या होता है पता है आपको? आप देखा होगा समुद्र के बीच में हम लोग को लाइट हाउस जो है वो देखने को मिलते हैं, या बीचेस पे कई बार देखने को मिलता है, जो शिप्स वगैरह को नेविगेट करने का काम करते हैं, डायरेक्शन देने का काम करते हैं, राइट। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो कम्युनिकेशंस क्रिएट करने का काम करते हैं। तो यहाँ मतलब अब ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो हम लोग पहले जो लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता था, आज की डेट में ये खंडर पड़े हुए हैं। तो अब हम लोग इसको टूरिज्म के तौर पर जो है वो काम करेंगे, राइट, क्योंकि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है समुद्र के बीच में जो है वो जाकर लहरों के बीच में जो है वो आप थोड़ी देर स्टे कर सको। तो उस तरीके की चीज यहाँ पर की जा रही है। बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है समझने वाला। इसके अलावा हम लोग को बफर स्टॉक पॉलिसी जो है वो देखने को मिल रही है। बफर स्टॉक क्या होता है? जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, जो माल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार ने जो है वो गेहूं खरीदा। अब गेहूं का उसने जैसे राशन शॉप्स के थ्रू, या जिसको फेयर प्राइस शॉप हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट, तो उसके थ्रू, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ये खाने को जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट कुछ स्टॉक उनके पास रखा हुआ है, तो इसका क्या करें, राइट। अगर ये ज्यादा समय तक रखा रहेगा तो सड़ जाएगा, और हुआ ये भी है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स जो है वो सड़ चुके, खराब हो चुके हैं। तो उसको लेकर हम लोग को एक पॉलिसी देखने को मिल रही है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो आप जानते हो आज की डेट में जलवायु परिवर्तन के कारण जो कृषि क्षेत्र जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं। तो हम लोग को जो है वो प्रमोट करना है कि भाई जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट जो है वो कृषि पे ना पड़े, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। फिर आपको ऑलरेडी पता है, ये वाला टॉपिक 5वां नंबर वाला टॉपिक आप जानते ही हो कि जलवायु परिवर्तन और उसका डायरेक्ट रिलेशन बारिश के साथ जो है वो कैसे है। कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, जिसको अपन बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यस। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए पहले टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट मैं उससे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि भैया पेन और पेपर लेकर बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा लिखने की, बस वही लिखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो लिख लेना नीति आयोग के द्वारा। इन्होंने बोला कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव काम हमने किया है। ये इंडेक्स जो है वो एक बेंचमार्क के तौर पर काम करता है, जिससे कि हम लोग को पता लगता है कि हमारा स्टेटस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। 2023-2024 का एडिशन जो इसका आया है, तो इसमें यही बता रहा है कि भाई हम लोग जो है वो अच्छे बहुत सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी खत्म करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट, आर्थिक सुधार में और या विकास में, और फिर क्लाइमेट एक्शंस में, राइट, कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शंस लेने में। तो इन सब एरियाज में हम लोग अच्छा खासा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है हम लोग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इंडेक्स के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि हम ये मेजर करते हैं कि कितना हम लोग इस 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, तो उस टारगेट को अचीव करने में हम कितने आगे बढ़ गए हैं। ये इंडेक्स के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये लिख लेना भैया। ये इंडेक्स आकलन किस चीज का करता है, तो कि राज्य और यूनियन टेरिटरीज किस प्रकार से परफॉर्म कर रही हैं 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 113 इंडिकेटर्स को लेकर, राइट। तो बस ये इतनी चीज आप लिखेंगे बस। और राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है, उनको 4 ग्रुप्स में जो है बांटा गया, ये भी लिख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पायरेंट्स, परफॉर्मर्स,
फ्रंट रनर्स और अचीवर्स। और 0 टू 100 की स्केल में जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडेक्स तैयार होता है। तो 0 टू 49 की कैटेगरी में कोई है तो वो एस्पायरेंट है, परफॉर्मर 50 टू 64, फ्रंट रनर 65 टू 99 और अचीवर 100। और देखो ये हिंदी में नहीं लिखोगे आप, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही जो है वो ये चीज आप मेंशन करोगे, राइट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही ये चीज मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, तो केरल और उत्तराखंड ने सबसे बेस्ट परफॉर्म जो है वो किया है। बिहार की रैंक जो है वो काफी कम हम लोग को देखने को मिल रही है, फिर झारखंड। और ओवरऑल इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इंप्रूव हुआ है 71 पॉइंट से 2023-2024 में। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखने के हमने इंप्रूवमेंट किया। बाकी इन स्टेट्स के नाम थोड़े से ध्यान में रखो कि केरल उत्तराखंड अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिहार झारखंड पीछे है। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि इससे फायदा ये होता है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्परेटिव और कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिलता है। देखो कॉपरेटिव फेडरलिज्म ये टॉपिक आपने कई बार पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, राइट। और नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट्स जो है वो मिलकर काम करें। अब सेंटर और स्टेट्स मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जिनको 2030 तक अचीव करना है उनको अचीव करने पर काम कर रहे हैं, वेरियस मिलकर पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। तो यही तो कॉपरेटिव है। और कॉपरेटिव मतलब आपस में स्टेट्स जो है और यूनियन टेरिटरीज जो है वो कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा नाम जो है वो होगा इंटरनेशनल फ्रंट में, बस। फिर इसके अलावा इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लोकलाइजेशन मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फोकस करता है कि कोलैबोरेटिव कंपटीशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, राइट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, काफी सारी सरकार की स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवल योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब एक टारगेट दे रहा हूँ, सॉरी टास्क दे रहा हूं आप लोग को। ये लिख लो ये चारों स्कीम के नाम साइड में, और आज इस स्कीम के बारे में आपको जो है वो पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट, अब काफी सारे इनिशिएटिव जैसे कि सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, हेल्थ केयर पर काम कर रही है, जिसने अगेन इंडिया की प्रोग्रेस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को अचीव करने की तरफ और आगे बढ़ा दी है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो याद रहने ही चाहिए, राइट। अभी तक इतनी बार मैं बोल चुका हूं, अभी तक अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको याद हो जाना चाहिए। और बोला भी है मैंने कि आप उसकी प्रिंट आउट निकालो और आपको उसको अपने घर पर दीवार पर चिपकाना है और रोज उसको देखना है। तो गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, गरीबी जो है पूरी तरह से खत्म करना है। अभी ये स्कोर वगैरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। गोल नंबर 2, जीरो हंगर, राइट। गोल नंबर 3, क्वालिटी एजुकेशन। ऐसे पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जो है वो आप याद कर लो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आज की डेट में चैलेंजेस हम लोग को यही देखने को मिल रहा है। अब चैलेंजेस बस लिख लेना, जेंडर इक्वलिटी का हमारा चैलेंज है, और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो है उनको खत्म करने की चुनौतियां हैं। इसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी सब चीजों में हम लोग ठीक ठाक काम जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट, लाइट हाउस क्या होता है, तो आप समझ ही गए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट हाउस क्या है, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट, जहाज रानी मंत्रालय जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इन अनाउंस किया गया है इनके द्वारा एक प्लान कि जिसके थ्रू ये लाइट हाउस टूरिज्म को इंडिया के अंदर बढ़ावा देंगे। तो याद रखना, लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो वाटरवेज मिनिस्ट्री, ये जहाज रानी मंत्रालय। नेक्स्ट, तो अभी एक मीटिंग हुई थी केरल के अंदर जहां पर ये चीज बात हुई इस चीज के बारे में। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैरीटाइम इंडिया विजन जो प्लान है 2030 का उसके साथ अलाइन करना है, और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के प्लान के साथ इसको शामिल करना है कि भाई इन दोनों प्लान के साथ मिलाकर यहाँ पर लाइट हाउस टूरिज्म जो है वो बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट इंडियन लाइट हाउस पे इन्होंने विजिट किया था अप्रैल जून 2024 में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर जो खंडर हो चुके हैं लाइट हाउस उसको अपन बेटर बना सकते हैं, उसको एक अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो बना सकते हैं। तो लाइट हाउस क्या है, तो लाइट हाउस बेसिकली टावर होते हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां से लाइट जो है वो रिलीज होती है, राइट। ये किस पर्पस के लिए होती है, समुद्र के अंदर शिप्स वगैरह को नेविगेट करवाने के पर्पस के लिए, या उनको रास्ता दिखाने के लिए, और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में कम्युनिकेट करने के लिए भी। और इंडिया के अंदर 194 लाइट हाउसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं हमारे आइलैंड वाले एरिया में और कोस्ट लाइन्स वाले एरिया में। और प्राचीन भारत के अंदर भी, ऋग्वेद के अंदर भी हम लोग को नेविगेशन का और सी वॉयजेस का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है, राइट, समुद्री यात्रियों का रेफरेंस। और 7वीं सेंचुरी में पल्लव राजा ने स्टैब्लिश किया था, ये लिख लो भाई, 7th सेंचुरी में पल्लव राजा ने स्टैब्लिश किया था लाइट हाउस मामलापुरम में, लिख लो।
जो कि आज की डेट में भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो शोर टेम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के नजदीक है, और जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम लोग को देखने को मिलती है। ये पूरी चीज लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लवा राजा। फिर इसके अलावा मॉडर्न लाइट हाउस जो है वो गाइड करते हैं शिप को, पोर्ट्स को मार्क करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, और एक बैकअप हम लोग को देखने को मिलता है जीपीएस टेक्नोलॉजी का, उसके तौर पर सर्व करते हैं। 2008 के मुंबई टेरर अटैक के अंदर लाइट हाउसेस के अंदर हम लोग को रडार्स भी देखने को मिल रहा है कोस्टल सर्वेलांस के पर्पस के लिए, राइट। इसके अंदर रडार्स भी शामिल कर दिए गए। और बेसिकली मरीन एड टू नेविगेशन एक्ट 2021, समुद्री नेविगेशन सहायता अधिनियम 2021 जो है, उसके तहत जो हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू है लाइट हाउस की, उसको प्रमोट करना है। मतलब कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो मूल्य है, तो उसको जो है वो प्रमोट करने के उद्देश्य से और उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से ये कानून जो है वो लाया गया। नेक्स्ट, अब रोल जो है वो लाइट हाउसेस के क्या क्या होता है ये लिख लेना। अब देखो, लाइट हाउस है वो कल्चरल हेरिटेज के तौर पर भी काम करता है यार। जैसे कि अभी हमने देखा कि पल्लव राजा के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, तो इतनी पुरानी विरासत है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना ही है ना। और फिर कल्चरल वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है, एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस को ऑफर करता है। और ये नया कानून जो 2021 का है, उसके तहत इन सब हेरिटेज साइट को प्रमोट करना है। इवेंट जैसे कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, ये हाईलाइट करता है उनका सिग्निफिकेंस, उनका महत्व, और अट्रैक्ट करता है विजिटर को। तो पहले तो कल्चरल हेरिटेज के तौर पर ये होता है, वैसे इतना ही लिख लो, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 75 लाइट हाउसेज जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वहां पर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, और टूरिज्म होगा तो क्या होगा, पैसा आएगा। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको एनकरेज किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो यहाँ पर हम लोग को इको फ्रेंडली टूरिज्म देखने को मिलेगा, कोस्टल एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लाइट हाउस को जो है वो हमें ऐसे डेस्टिनेशन के तौर पर जो है वो लेकर जाना है कि जो टूरिज्म के बियॉन्ड चला जाए, राइट। कि लोग जो है उसको आए, उसको देखें, विजिट करें, एक्सपीरियंस करें कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइट हाउसेस हैं, इनके नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे पूछेंगे नहीं ये लोग। तो तंगसेरी लाइट हाउस केरल के अंदर है, महाबलीपुरम लाइट हाउस तमिलनाडु के अंदर है, विजिंगम लाइट हाउस केरल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। मॉडर्न नेविगेशन, अगर सहायक सहायक की बात करें तो ये लाइट वेसल्स के तौर पर काम करता है। ये फ्लोटिंग एड्स जो होते हैं जो मार्क करता है आइसोलेटेड शोल्स को, और क्रूशियल होते हैं लाइट हाउस को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। अब देखो, आज की डेट में क्या हो गया है, नए आपने देखा होगा कि कुछ छोटी छोटी डिवाइस होती हैं, वो समुद्र के बीच में तैरती रहती हैं बस। पहले एक प्रॉपर लाइट हाउस बनता था, मतलब बड़ा सा एक टावर टाइप का, जिसके ऊपर खड़े होके आप मतलब एक आदमी को खड़े रहना पड़ता था जिसके ऊपर, और वो लाइट जो है वो मारता था, देता था, नेविगेट करने का काम करता था। उसका काम ये होता था कि 24 घंटे ये इंश्योर करना है कि वो लाइट जो है वो चालू रहे वहां की, राइट। और कम्युनिकेट करने का उसका काम होता था, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट उसके पास वो रहते थे डिवाइसेस, तो उसके थ्रू जो है वो कनेक्ट करता था आसपास के एरियाज में जो शिप आ रही है उससे। अब क्या हो गया, अब आज की डेट में कोई भी अगर सुनामी आ रही है, या डायरेक्शन देना है, या कम्युनिकेट करना है, तो उसकी एक छोटी सी डिवाइस, हल्की सी लाइट का सिग्नल जो है उसको छोड़ दिया जाता था, और वो समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। आपने देखा होगा शायद काफी सारी मूवीज में। तो ये लाइट वेसल्स इसको बोलते हैं हम लोग। तो बुऑइज इनिशियली जो है वो उपयोग किया जाता है एक्टिलीन गैस का। आज की डेट में सोलार पावर्ड का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, जो नेविगेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी सेम वैसे ही होता है, एक रैकॉन्स होता है, ये बेसिकली रडार ट्रांसपॉन्डर होता है जो ऑफर करते हैं एक रेंज, राइट, रडार के पर्पस के लिए, राइट, कि नेविगेशन के लिए। जो आपने देखा होगा ना, एक गोल सा हरा कलर का सिग्नल जो होता है, उसमें नेविगेशन जो है वो मिलता रहता है, वो उसके थ्रू आता है, रैकॉन्स के थ्रू। तो अब जो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का है, पहली चीज तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो है वो ये लिख लो, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो ये 10 ईयर का ब्लूप्रिंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 ईयर का एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग हमारे समुद्री क्षेत्र को जो है वो डेवलप करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये देखो, वाटरवेज, शिप बिल्डिंग और क्रूज टूरिज्म, जलमार्ग, जहाज निर्माण और क्रूज पर्यटन पर मेन फोकस इसका इंडिया के अंदर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, लॉजिस्टिक्स को जो है वो इंप्रूव करना। लॉजिस्टिक्स जो है वो किसको कहते हैं, रसद, ट्रांसपोर्टेशन। प्रमोट करना डिजिटल लेड स्मार्ट पोर्ट्स को, यानी कि जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनको डिजिटल कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोग मेगा पोर्ट्स को जो है वो डेवलप करेंगे,
राइट। सदर्न इंडिया के अंदर ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो तैयार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट जो है हो रहा है उसका 5% शेयर जो है हमारी तरफ से जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का टारगेट है, ये भी फैक्ट ध्यान में रखो, कि 40% अपनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अचीव करेंगे, ये मत लिखना अभी। और फिर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है उनके साथ अलाइन करके बनाया गया है। बस ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है। तो जितना मैंने आपको बताया इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बस आप लिख लो, दैट्स इट। नेक्स्ट, बफर स्टॉक पॉलिसी इनसाइड। अब बफर स्टॉक क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो वीट गेहूं जो हम लोग को देखने को मिलता है और चना जो हम लोग को देखने को मिलता है उसका ओपन मार्केट सेल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है, जिसके थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन जो हो रहा है आज की रेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, कि सीरियल्स पल्सेस जो है, दाल अनाज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो महंगी होती जा रही है। तो वो महंगी ना हो इसलिए मार्केट में इसको वापस डाल दिया गया है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल होता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर। भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और अगर सरकार के पास वो रखा हुआ है एक पर्टिकुलर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, बट अगर मार्केट के अंदर मुद्रा फीसदी बढ़ गई है तो वो स्टॉक जो है वो रिलीज कर देती है, कि जिससे कि मार्केट के अंदर सप्लाई जो है बरकरार रहे, जिससे कि प्राइस जो होगा, मूल्य जो होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कम हो जाए। बहुत सिंपल सी चीज है, ये समझाने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, तो हमें अपने बफर स्टॉक को जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि आज की रेट में जलवायु परिवर्तन के कारण सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसी सप्लाई के डिस्टर्ब होने के कारण, सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण जो मूल्य जो है, प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी की बात करें तो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। नोटेबली बहुत ज्यादा सीरियल्स अनाज के लिए 8.69% है, दालों के लिए 70.14%। ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आप आने वाले समय में ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो अनाज है, दाल है, उनकी कीमतों पे क्या असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करे बफर स्टॉक सेल्स के थ्रू, यानी कि सरकार के पास जो अपना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो मार्केट में रिलीज करे, और जो अभी सरकार ने किया है। अब देखो बफर स्टॉक पॉलिसी क्या है उसको हम लोग समझते हैं, सिर्फ समझिए अभी पहले। बफर स्टॉक क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा रिजर्व जो सरकार अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखती है, जिससे कि इमरजेंसी के समय पर, वक्त आने पर, जैसे कि प्राइस वगैरह बढ़ रहा है तो उस समय ये रिलीज कर सके। ये वाला कंसेप्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लिख लेना भैया। बफर स्टॉक का कंसेप्ट जो है वो कब लाया गया था, तो ये लाया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, 1969 से लेकर 1974 के पीरियड में। और आज की डेट में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस समय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए भी ये स्टॉक बहुत हेल्पफुल होता है। राइट, जैसे कई बार आपदा आ गई तो वहां पर अनाज की कमी हो गई तो यहां से सरकार उठाकर अनाज वहां पहुंचा देती है। फिर गवर्नमेंट जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एंगेज करती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ, इन सब स्टॉक को मैनेज करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ये लिख लेना भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बफर स्टॉक जो होता है सरकार के पास, वो कौन से इंस्टीट्यूशन जो है उसको मैनेज करते हैं। तो ये सब आपको नाम ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। बफर स्टॉक के जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो हर 5 साल में रिव्यू किए जाते हैं, ये भी लिखेंगे आप। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बेसिकली पूरे स्टॉक को जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि हर 4 महीने के आधार पर और 3 महीने के आधार पर, हर 3 महीने में हम लोग को देखने को मिलता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको चेक करती है और उसका आंकड़ा जो है बताती है कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। राइट, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और रीसेंट गवर्नमेंट ने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया, जैसे कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं, 2022-2023 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 34.82 लाख टन गेहूं के जो है वो रिलीज किए मार्केट के अंदर। राइट, और ये रिकॉर्ड था, हम लोग को देखने को मिला था 100.88 का रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिला। राइट, ये इंटरवेंशन के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि वही अब भाई सरकार रिलीज कर देगी, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई अगर सरकार ने दे दी तो प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने गेहूं को मैनेज करने के लिए, दाल को मैनेज करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज पहले भी अपनाई है, वो याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो भैया बेनिफिट यही है, खाद्य सुरक्षा, प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है ना। इसके अलावा किसानों को सपोर्ट मिल जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के समय पर सपोर्ट रहता है, बट इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि स्टोरेज में कई बार जो है वो खराब हो जाता है, माल वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है।
राइट? कई बार हम लोग को जो है वो देखने को होता है प्रॉपर तरीके से स्टॉक मेंटेन नहीं होता, कई बार फाइनेंशियल बर्डन भी हो जाता है, आप खरीदारी जब करते हैं तो उसकी हाई कॉस्ट रहती है बहुत ज्यादा, वो भी एक इशू होता है, स्टोरेज की कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, फिर कई बार प्रॉपर तरीके से हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये भी एक इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे करप्शन, राइट? कि सामने वाले को जो है वो 1 किलो बोलकर जो है उसका 800 ग्राम दिया जा रहा है बस, राइट? 200 ग्राम मार लिया जा रहा है। क्वालिटी का कंसर्न भी होता है, बहुत ही खराब क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी वाली चीज हटा ली जाती है और खराब क्वालिटी वाली चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पब्लिक में। अब जो प्रॉब्लम है वही उसका सॉल्यूशन है। भाई सॉल्यूशन अब जैसे ये एक था कि भाई हर जगह प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो भाई अच्छी तरीके से आप खरीदारी करो, अच्छी तरीके से सप्लाई करो, राइट? साइंटिफिक स्टॉक जो है वो मेंटेन करो जिससे कि सामान सड़े नहीं, और बिल्कुल उसको डिजिटली ट्रैक करते रहो, राइट? यही टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो कि भाई हम लोग को पता लग सके कि भाई कितना माल जो है वो वहां पर है, कितना नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट करो उसके मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, राइट? फाइनेंशियल प्रूडेंस हम लोग को देखने को मिलता है कि अच्छी तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से जो है वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो करो जिससे कि राजकोषीय घाटा जो है वो ना बढ़े, फिजिकल डेफिसिट ना बढ़े। अनबंडलिंग ऑब्जेक्टिव, तो जैसे लक्ष्यों का पृथक्करण, मतलब आप जो है वो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेपरेट करके रखो और उसको अचीव करने की कोशिश करो, जैसे कि प्राइस स्टेबलाइज करनी है आपको, फूड सिक्योरिटी पर काम करना है, राइट? तो ये सब चीजें ये लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, चाहो तो एक एक जो लाइन जो है ना, बुलेट पॉइंट्स ये लिख सकते हो बस आप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैसे। अब नेक्स्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो आप सभी लोग जानते हो यार कि आज की डेट में जो कृषि जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है जलवायु परिवर्तन का। कम ऑन, यस और नो? यस भाई, इतनी तेज गर्मी बढ़ती जा रही है तो क्रॉप्स खराब हो रही है, यानी कि सूखे के कारण जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं, या फिर कई बार बारिश इतनी तेज हो जा रही है तो फसलें खराब हो जा रही है। हम लोग इसलिए आज की डेट पे काम कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे क्रॉप्स को तैयार करें, ऐसी फसलें तैयार करें, ऐसे बीज बनाएं जिन पर जलवायु परिवर्तन का फर्क जो है वो ना पड़े। बात समझ रहे हो? ऐसे बीज बनाएं जिससे कि जलवायु परिवर्तन का जिनके ऊपर फर्क ना पड़े, ऐसी प्रैक्टिसेस करें जो कि जलवायु परिवर्तन को जो है वो सहन कर सके। तो यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अब एक लेकर आएगी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जिसके थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, राइट? जलवायु अनुकूल कृषि जो है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा अक्रॉस 50,000 विलेजेस, 50,000 विलेजेस में, जहां पर बहुत बुरी स्थिति हम लोग को जलवायु परिवर्तन के कारण देखने को मिल रही है। ये बेसिकली नेशनल प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर क्लाइमेट रेजिलिएंट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर इसके साथ जुड़ी हुई है। 100 डेज का एजेंडा का प्रयास ये हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। प्लान फोकस कर रहा है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की वेराइटीज लेकर आएगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेकर आएगा कि भाई आप ऐसी सतत कृषि पद्धतियों का इस्तेमाल करो या लागू करो, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रैक्टिसेस कि जिससे कि जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट जो है वो ना पड़े क्रॉप्स में, और क्रॉप्स अच्छी तरीके से, फसल अच्छी तरीके से उगे। आईसीएआर ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है 200 से भी ज्यादा ऐसी वेराइटीज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के अंदर फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, राइट? तो आईसीएआर ने इस पर ऑलरेडी जो है वो काम किया हुआ है। चलिए आइए समझते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु तन्यक कृषि, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एग्रीकल्चर सिस्टम की एबिलिटी कि वो एंटिसिपेट कर सके, प्रिपेयर कर सके, अडॉप्ट कर सके, एब्सॉर्ब कर सके, रिकवर कर सके क्लाइमेट चेंज से और एक्सट्रीम वेदर के इंपैक्ट से, मतलब कि जलवायु परिवर्तन का फर्क ना पड़े कृषि को। ये कंसेप्ट जो है उसको सपोर्ट किया एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही रखा कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस करें, ऐसी पद्धतियों पर ध्यान दें जो कि जलवायु परिवर्तन को झेल पाए। इंपैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर में क्या है तो आप सभी लोग जो है वो जान रहे हैं। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की स्टडी जो कंडक्ट की गई थी आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, इन्होंने यही चीज बोली कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो कृषि क्षेत्र को है। अब हम लोग अच्छी तरीके से अगर मेजर नहीं करेंगे, यानी कि उपाय लेकर नहीं आएंगे सही तरीके से, तो हमें देखने को मिलेगा कि फसलें कम होती आएंगी, और जो कि हो रही हैं लगातार। ये कितनी कितनी कम होगी तो वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि सूखा पड़ जाता है, राइट? इसके कारण जो है वो क्या होता है, इसके कारण फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। सूखा पड़ेगा तो फसलें नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी तो जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था फूड का वो नहीं हो पाएगा, गरीबी बढ़ेगी,
राइट? डिमांड सप्लाई का गैप होगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, मुद्रा फीसदी हम लोग को देखने को मिलेगी फूड प्रोडक्ट्स में, राइट? फार्मर्स की एडाप्टिव कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस जो है हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत समय तक हीट में रहकर हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स आएंगी, पहली चीज तो, है ना? तो वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे खेतों में। दूसरी चीज, किसान जो है ये इनको लाभ नहीं मिल पाएगा, तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो छोड़ना शुरू कर देंगे, तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी है, जो आप अलग से जो है वो लिख सकते हो कि एक परेशानी से दूसरी परेशानी उभर कर आएगी, है ना? तो ऐसा भी लिख सकते हो आप अलग से। फिर सीआरए प्रैक्टिस को जो है वो हम लोग को जो है वो प्रमोट करना है, राइट? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में हम लोग को जो है वो क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ भी लगाओ आप, जिससे कि मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो, सॉइल इरोजन ना हो, अपरदन जो है वो ना हो मृदा का। सपोर्ट करो बायोडाइवर्सिटी को, राइट? जैव विविधता को जो है वो सपोर्ट करो। ये मेथड जो है वो मॉइस्चर लेकर आएगा, राइट, मिट्टी के अंदर, राइट? और वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा, स्पेशली हेल्प करेगा जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, उन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, हम लोग को मिट्टी को जो है वो बचाना है, जैसे कि आप कंटूर बंडिंग कर सकते हो, फार्म पॉन्ड्स ला सकते हो, चेक डैम्स लगा सकते हो। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक्स, ये ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाई जाती है बहुत डिटेल में, इवन एनवायरमेंट में भी पढ़ाई जाती है। इसलिए जीएस की क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक अगर आपने जीएस की क्लास शुरू नहीं करी है तो कर लो, जिन्होंने कर ली है और जिन्होंने ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले टॉपिक्स को पढ़ा होगा हमारी क्लासेस में, तो आप रिलेट कर गए होंगे। तो मिट्टी की नमी मेंटेन करना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई। भूजल पुनर्भरण, यानी कि दोबारा से भर जाए भूजल। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर हम लोग को काम करना है, प्रैक्टिसेस जिसके अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, भाई नए नए प्रकार के क्रॉप्स लगाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा नेचुरल फार्मिंग भी लिख सकते हो, राइट? तो ये सब चीजें, ये मेथड जो है वो उपयोग करेंगे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट हो और किसान की इनकम जो है वो बढ़े और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। फिर आप वहां पर अपने साथ जो है वो खेतों में जो है वो पशु को भी रखो, राइट? जैव विविधता के परस्पेक्टिव से और भी काफी सारे फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के परस्पेक्टिव से, ठीक है? सरकार के ऐसे ही प्लान्स भी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये प्लान के तहत पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है, राइट? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कृषि क्षेत्र जो है उसको जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जो है वो बनाना है। ऐसे ही निकरा हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इसको आईसीएआर ने 2011 में लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है जो कि अगेन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे अलग अलग सेक्टर्स में, क्योंकि कृषि क्षेत्र को बचाना सख्त आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र अगर खराब होगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। इसके अंदर हम लोग ने 1888 1888 क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की वैरायटीज तैयार कर दी। अब तो 2000 से ज्यादा वैरायटीज जो है वो आईसीएआर के द्वारा तैयार की जा चुकी है, अभी हमने पढ़ाई है। ये देखो, ये सरकार के इनिशिएटिव तो लिखना ही है आपको पूरे पूरे, इसको चूकना नहीं है, ये पूरी पूरी चीजें लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, भाई देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत हमने जो है वो एक चीज इंश्योर कर ली कि भाई किसान जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी इनकम को प्रोटेक्ट करना है। अगर कल को जलवायु परिवर्तन के कारण या किसी चीज के कारण उसकी मतलब फसल जो है वो खराब हो जाए, तो एटलीस्ट उसको पैसा जो है वो मिल सके, राइट? कि जिससे कि वो अपना खर्चा पानी जो है वो चला सके। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बट आज की डेट में काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी अभी कमी है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हमारे पास ज्यादा है, छोटे किसान हमारे पास ज्यादा है, राइट? तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो इनकम्स हम लोग को किसान की देखने को मिलती है, उनके पास बहुत ज्यादा कर्जा भी है और गरीबी बहुत ज्यादा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, कोई मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि एमएसपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? देखो ये चीज जो है वो पढ़ाई जाती है जनरल स्टडीज के अंदर, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। एडिशनली एमएसपी जो है फोकस करती है किस चीज के ऊपर? लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स के ऊपर। आज की डेट में कितने क्रॉप्स को कवर कर रही है एमएसपी, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसको पता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो जीएस में पढ़ाई जाती है और बहुत डिटेल में। ये सब अपने आप में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो 1 घंटे तक पढ़ाया जाता है, जिसमें पूरी चीज ए टू जेड जो है वो कवर की जाती है। नेक्स्ट, ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर एंड इनसफिशिएंट लोकल गवर्नेंस इन्वॉल्वमेंट। भाई आप आज की डेट में ग्राउंड वाटर के ऊपर तो आप डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से। हम लोगों ने हर जगह मोटर लगा लगा कर भूजल को निकाल लिया है, तो भूजल ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो गया है, भूजल में कमी आ गई है, राइट? और इसके अलावा लोकल गवर्नेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? लोकल जैसे म्युनिसिपैलिटीज वगैरह का, पंचायत वगैरह का ज्यादा
राइट? पंचायत तो फिर भी प्रयास कर लेती है, म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें शहरी क्षेत्र के आसपास, तो वो नहीं कर रही है। रिकमेंडेशन, क्या क्या रिकमेंडेशन, अब जो प्रॉब्लम्स है वही इसके सोल्यूशन हम लोग को देखने को होता है। भाई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काम करो, है ना? एक्सपेंड करो निकरा की स्कीम को कि भाई सभी रिस्क प्रोन एरिया जितने भी हैं वहां पर जो भी अगर इशू होता है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उससे किसान के पॉकेट पर जो है वो फर्क ना पड़े, उसको एटलीस्ट पैसा तो मिल सके। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो, नए नए प्रकार के क्रॉप्स लेकर आओ, राइट? जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज पर जो है वो लेकर आओ, राइट? कि जिससे कि रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जा सके और भी सारे क्रॉप्स के ऊपर ऐसी प्रैक्टिसेस लेकर आओ ये, और प्रमोट करो ऐसी प्रैक्टिसेस को, अवेयरनेस क्रिएट करो ऐसी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हम लोग को देखने को मिले। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है जिसके बारे में एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई है आपको समझ में आई होगी, और यहां तक अगर आपने लेक्चर देख लिया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज और रेनफॉल में शिफ्ट। तो ये टॉपिक मुझे आप लोग को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग जानते हो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही, ये आप सभी लोग देख रहे हो, फेस कर रहे हो। बेमौसम बरसात हम लोग को देखने को मिल रही है। अब तो मानसून सीजन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। सर्दियां जो है वो कभी कभी इतनी ज्यादा खिंच जा रही हैं, कभी कभी तो सर्दियों के समय पे गर्मी बढ़ जा रही है, राइट? तो कुछ तो भी हो रहा है आज की डेट में, ये किस किस कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा प्रदूषण इस वातावरण में जो है वो फैला दिया है कि जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो बन गई है ऊपर, और वो एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके कारण क्या हो रहा है? हीट ट्रैप हो रही है, और उस हीट ट्रैप होने के कारण, सोलार इंसुलेशन के कारण टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, और टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है तो बहुत सारी समस्या बढ़ती जा रही हैं, काफी सारी प्रजाति लुप्त होती जा रही हैं। टेम्परेचर लेवल राइज होने के कारण सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण। बहुत सारे कारण है इसके, बहुत सारे, एक नहीं। अभी हमने डिस्कस भी किया था एक दो दिन पहले कि धरती का जो रोटेशन है वो भी अफेक्ट हो रहा है, धरती जो गोल घूम रही है ना वो भी अफेक्ट हो रहा है, और वो अफेक्ट होगा तो और भी बड़ी काफी सारी परेशानियां सामने आएंगी, जो हमने 2-3 दिन पहले न्यूज में जो है वो कवर किया था। चलिए, एनीवेज, तो नई स्टडी जो है वो क्या रिवील कर रही है कि ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना और इक्वेटर के क्षेत्र पर रेनफॉल का कम होना, तो इसके बीच में एक संबंध है। भूमध्य रेखा क्षेत्र जो है ना, इक्वेटर वाला क्षेत्र, तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तो इस क्षेत्र में जो है वो पानी की कटौती हम लोग को देखने को मिल रही है। वर्षा, पानी नहीं बोलेंगे, वर्षा की कटौती हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो आप, एक और पॉइंट आपको जो है मिल गया, नया पॉइंट, कि इक्वेटर पर पानी जो है वो कम हो गिरेगा, तो कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है, जो इंडिया की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है इंडिया के अंदर कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? एनवायरमेंट का टॉपिक है ये, एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मैं आपको बता दूं 4 हैं, उनके नाम बता दो आप। इंडिया के अंदर 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बस उनके नाम बता दो, जैव विविधता हॉटस्पॉट के। तो यहाँ पे लिखे भी हैं कुछ के नाम, बट हम यहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिखा हुआ है, अंडमान लिखा हुआ है। एक और है 3 के अलावा, बताओ कौन बता सकता है कि चौथा कौन सा है? नेक्स्ट, रिसर्च जो है, और चारों जो है वो अलग अलग कोने पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो रिसर्च जो है ये एविडेंस है, रिसर्च की एविडेंसेस हम लोग को मिलती है इयोसीन थर्मल मैक्सिमम 2 से। ये एक पीरियड है ग्लोबल वार्मिंग का, अप्रोक्सीमेटली 54 मिलियन साल पहले का पीरियड। तो ये लिख लेना भैया, इयोसीन थर्मल मैक्सिमम 2 क्या है? तो ETM2, ये एक ऐसा पीरियड है जो 54 मिलियन साल पहले हुआ करता था ग्लोबल वार्मिंग के। तो उससे जो है वो एविडेंसेस लाए गए हैं, और उससे ये चीज पता लग रही है कि भाई इक्वेटर में बारिश की कमी हो सकती है ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण। तो रिसर्चर्स ने उपयोग किए फॉसिल पोलन के, कार्बन आइसोटोप डेटा के, इओसीन एरा के, राइट? ये आकलन करने के लिए कि भाई जो वर्षा जो हो रही है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, राइट, इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान, हाइपर थर्मल इवेंट के दौरान, कि टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है उसके दौरान, तो क्या होगा? तो डेटा कलेक्ट किया गया। जैसे कि गुजरात के अंदर हम लोग को एक माइन देखने को मिल रही है, पनंद्रो लिग्नाइट माइन, राइट? तो यहां से जो है वो पनांद्रो लिग्नाइट माइन से जो है वो कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1000 पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया इओसीन एरा में, और इसके कारण रेनफॉल में कमी आई, वर्षा में कमी आई, जिसके कारण से डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो बढ़ गए इक्वेटर क्षेत्र में, क्योंकि वर्षा अगर ज्यादा होगी तो कौन से फॉरेस्ट होंगे?
बताओ कौन से वन होंगे जब वर्षा ज्यादा होगी? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, मतलब एनवायरमेंट में आप पढ़ते हो जनरल स्टडीज के अंदर, तो वर्षा जब ज्यादा होगी तो कौन से हम लोग को वन देखने को मिलेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट पर्णपाती जंगल मतलब कि डेसिडियस फॉरेस्ट कब होते हैं? जब वर्षा कम होती है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे कि डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए कितने वर्षा की आवश्यकता है। देखो भैया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। जिनको नहीं याद है तुरंत पढ़ना जो है वो शुरू करो, जनरल स्टडीज की क्लासेस करना शुरू करो। तो ये चीज है। स्टडी ने ये भी बताया कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। अब देखो ये आ गया ना, ये एवरग्रीन से डेसिडियस फॉरेस्ट में शिफ्ट हो गया, सदाबहार वन से पर्णपाती जंगल में रूपांतरित हो गया। राइट, देखो ये मतलब पहले से आपको और ये सब चीजों की जानकारी कब पता लगेगी? जब आप अच्छी तरीके से जनरल स्टडीज को घोट के पी लोगे, क्योंकि करंट अफेयर और जीएस का एक संबंध है, बार बार बोलता हूं मैं। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन आज की डेट में, राइट, तो फ्यूचर में हालांकि हल्का फुल्का हम लोग को देखने को मिलेगा कि शिफ्ट नजर आएगा, बट फिर भी हल्का फुल्का शिफ्ट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसका बहुत आप कह सकते हो कि नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए आप, ईओसीन एरा, वो 54 मिलियन साल पुराना जो टाइम पीरियड हुआ करता था, तो ये बेसिकली हमें बताता है कि हम किस प्रकार से आज की डेट में स्थिति को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी देता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी ईओसीन एरा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा टाइम पीरियड है, किसकी बात हो रही है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। तो जो स्टडी हुई उसने चिंता जो है व्यक्त कर दी कि भाई इक्वेटर वाले क्षेत्र के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब रेन फॉरेस्ट का खत्म होने यानी कि किसी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो कि क्या बोलेंगे अपन, एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, वो खत्म हो जाएगा ना। और अगर एक इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा तो उस इकोसिस्टम में सर्वाइव करने वाली प्रजाति खत्म हो जाएगी। हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया हुआ है एनवायरमेंट में कि जब भी आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है उसमें जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस आवास की आवश्यकता होती है। एक बार आवास खत्म हुआ, हैबिटेट खत्म हुआ, तो वहां पर सब चीज खत्म हो जाएगी। मतलब सिंपल सी चीज है ना भाई। इंसान अगर अपने इंसान का घर अगर खत्म हो गया, इंसान का घर नहीं बचा, तो उसके पास कुछ नहीं है फिर। तो घर इंपॉर्टेंट होता है रहने के लिए, है ना, हैबिटेट। तो इन लोग जो लोग रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, सदाबहार वन में रह रहे हैं, उनका अगर हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो काफी सारी प्रजातियों पर डायरेक्ट नुकसान पहुंचेगा। और इंडिया का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है भैया, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ये रिस्क में आ जाएगा, ये डेसिडियस फॉरेस्ट बन सकता है आने वाले समय में, ये इशू है। तो पहले भी इस प्रकार के रिकॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिले। हिस्ट्री के अंदर भी क्लाइमेट डेटा ने रिवील किया कि इस प्रकार से जो गर्मी बढ़ी है तो उसके चलते बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारे जंगल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। राइट, बस यही सब चीजें, और कुछ नहीं है। दैट्स इट। और ये वाली चीज ध्यान में नहीं रखनी है आपको कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि राजस्थान डेजर्ट जो है उसने एक्सपीरियंस किया था वेट और कूल क्लाइमेट। तो आप जानते भी क्या, राजस्थान के अंदर मछलियों की बोन्स हम लोग को मिली हैं। तो एक टाइम पर जो आज की डेट में रेगिस्तान है वो एक टाइम पर हुआ करता था या समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। यस, तो वो तो यार धीरे धीरे करके चेंजेस तो आते ही हैं। जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में और भी स्थिति खराब करेगा। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, क्या समझ में आ रहा है सुनकर? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ब्याज समानीकरण योजना। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है वो करेंटली प्रोवाइड कराती है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है गाइस? किस चीज को बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज अनुदान। हिंदी में तो क्लियरली आराम समझ में आ रहा है। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बैंक जो है वो, आप बैंक से लोन ले रहे हो 1 लाख रुपए, बैंक उस 1 लाख रुपए में 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। राइट, अब सरकार यहां पर आती है, सरकार बोलती है कि नहीं, आपको 10% नहीं देना, आप दोगे 5%, 5% हम देंगे। मतलब 5% की ब्याज की छूट। तो सिंपल शब्दों में ब्याज पर छूट। राइट, बट बैंक को पूरा ब्याज मिलेगा, ब्याज पर छूट सरकार की स्कीम के थ्रू होगी। और यही वाली वो स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो ये बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए, सभी एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। लिख लेना इस स्कीम के बारे में, इंपॉर्टेंट है। और जून 2024 तक जो है उसको बढ़ाने की बात की गई है। दो इट लैप्स फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स एक्सेप्ट
एमएसएमई। ये बोला गया कि सभी एक्सपोर्ट जितने भी एक्सपोर्टर्स यानी कि थे उनके लिए हट गई है, एमएसएमई के लिए अब ये चल रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम है। और ईईपीसी इंडिया इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप इंटरेस्ट सबवेंशन रेट जो है वो बढ़ा दो, 5% कर दो एमएसएमई के लिए। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये क्योंकि इनकी डिमांड है, वो अपन को ध्यान में नहीं रखना। ये दो चीजें आप पॉइंट जो है वो ध्यान में रख लो, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईएमओ जो है वो शिपिंग को रेगुलेट करता है और मरीन पोल्यूशन को जो है वो, जो भाई ये हर चीज यानी कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, वार्निंग देना, राइट, सभी कंट्रीज को पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेरित करना, राइट, इंटरनेशनल प्रैक्टिस को जो है वो प्रमोट करना, मरीन प्रोटेक्शन के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए, वो पूरी चीज करती है आईएमओ। बस सिंपल सी चीजें समझिएगा। और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। आईएमओ जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1948 में, ये चीज मेंशन करिएगा आप। इसके 175 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इंडिया जो है वो इसकी मेंबर बनी थी 1959 में। अब मेंस का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखने की कोशिश करिए आप, राइट। ये क्वेश्चन भी हम लोग को एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर हिट करो, और नए आए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो चलो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।